फ़िलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खान, जो एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो एक संस्थान है, मानव अधिकारों पर काम करता है। तो उसके राष्ट्रीय सचिव नदीम खान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा हिंसा नूह मामले पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नदीम भाई, हमारा सवाल तो यहीं से शुरू होगा कि जो पूरा मामला पेश आया, तो उस मामले में हमने ये भी देखा कि आप भी अभी कुछ दिन पहले नूह मेवात होकर आए हैं, गुड़गांव में गए थे। तो अब क्या सिचुएशन है, क्या मामला है? फिलहाल ये खबर भी सामने आ रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो रुक चुकी है, कोर्ट ने उसमें इंटरवेंशन। ये बुलडोज़र जब हम गुड़गांव या नूह जा रहे थे तो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आज जो है कई लोकल वकील वहाँ पर गए हुए थे चंडीगढ़ में। हमारी टीम भी चंडीगढ़ में मौजूद थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए, न्यूज़ पढ़ते हुए इसको फ़िलहाल रोकने का आदेश जारी किया है। लेकिन इससे पहले लगातार फ्राइडे सेकेंड हाफ से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, बल्कि फ्राइडे रात से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और सैटरडे संडे पूरा ये बुलडोज़र मेवात के डिस्ट्रिक्ट नूह के अलग अलग इलाकों में चलाए गए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बुलडोज़र ये मालूम चला है कि इस आदेश के आने के बाद रुक गए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि बुलडोज़र के मुतालिक, बुलडोज़र के संबंध में ये कहा जा रहा था कि जो है ज़्यादातर घर या दुकानें जो हैं वो मुसलमानों की थी। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? मुसलमानों की ही दुकानें और उन पर घरों पर जो है बुलडोज़र चलाए जा रहे थे। देखिए, ऐसा है, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में 70% पॉपुलेशन मुसलमानों की होगी और वहाँ पर अगर बुलडोज़र चलाए जा रहे होंगे तो सेलेक्टिवली, एक तो बुलडोज़र हमेशा चलाना ही सेलेक्टिवली मैसेज देने के लिए चलाया जाता है, तो ज़्यादातर मुसलमानों पे चलाया जाता है। अब उसमें रैंडम एक आध कोई दुकान बीच में आ गई तो वो उसकी किस्मत ख़राब होती है, लेकिन ये बुलडोज़र तो मुसलमानों को मैसेज देने के लिए चलाया जाता है। अगर ये कहा जा रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई सबसे पहले तावड़ू में शुरू हुई, तावड़ू नूह डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है, उसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोग रह रहे थे, फिर ये कहा गया कि नहीं बांग्लादेशी नहीं बंगाली रह रहे थे, फिर कहा गया कि आसाम के लोग रह रहे थे, फिर कहा गया रोहिंग्या रह रहे थे। तो तकरीबन 240 मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स थे। मेकशिफ्ट से मतलब टेंट लगे हुए थे, छप्पर लगे थे जिन पे वो रह रहे थे, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स थे, उनको सबसे पहले बुलडोज़र चलाया गया। तो वो बुलडोज़र क्या इंतज़ार कर रहा था कि नूह में हिंसा हो उसके बाद चले, या वो बुलडोज़र इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ हो उसके बाद में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए बुलडोज़र चलाए जाएँ? तो ये हमको सबको मालूम है कि ये बुलडोज़र जो है, जिस तरह से पुलिस इनकाउंटर जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, उसी तरह से ये बुलडोज़र जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कार्रवाई है, जिसमें पुलिस को कोई राइट नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें कर रही है। अब जब कोर्ट में है तो कोर्ट अब उनको फटकारेगा, डांट लगाएगा, प्रूफ करेगा, लेकिन तब तक सामने वाला अपना घर खो चुका होगा। अच्छा, इस पूरे संदर्भ में एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से जो विजुअल्स वहाँ से वायरल हो रहे थे और सामने आ रहे थे, तो उसमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो नारेबाजी हो रही थी बजरंग दल की तरफ से, या फिर जो यात्रा निकल रही थी उन लोगों की तरफ से जो नारेबाजी हो रही थी, वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम और इस तरह के उकसाने वाले नारे थे। और वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, ये वीडियोज़ में कहीं साफ दिखाई दे रहा है। तो प्रशासन के मौजूद होते हुए भी इस तरह की चीज़ें होना, ये प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सारा सवाल इस पुलिस प्रशासन पर है। पहली बात तो ये कि हमने तमाम विजुअल्स देखे हैं जिसपे इस तरह के एंटी मुस्लिम स्लोगन्स लग रहे होते हैं, इस्लामिक स्लोगन्स लग रहे होते हैं, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लग रहे होते हैं। उसके बावजूद जो है ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। नूह में जब हम गए तो नूह के वकीलों ने हमको बताया कि उनके पास इस तरह के वीडियोस मौजूद हैं जिसमें पुलिस जो है बजरंग दल के लोगों के साथ, जो उस प्रोसेशंस में आए हुए थे, उनके साथ में मिलकर वहाँ के लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रही थी और हिंसक कार्रवाई में शामिल थी। यहाँ तक वकीलों ने बताया कि जहाँ जहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ पर पुलिस बजरंग दल के लोगों को साइड में हटा रही थी। तो पहली बात तो ये है कि पुलिस को ये मालूम होना चाहिए कि इतने प्रोवोकेटिव वीडियोज़ आने के बाद में इसमें वायलेंस हो सकता है, तो पुलिस ने उस हिसाब से बंदोबस्त करके उस प्रोसेशन को कंट्रोल में करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। उन्होंने उसको रोका नहीं, बल्कि शुरुआती की तोड़फोड़ बजरंग दल के लोगों के साथ में पुलिस ने करी, और बाद में जो है वो पुलिस इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकी और फिर उसका बदला वो कार्रवाई से ले रही है। उसके बाद
हम ये सबको मालूम था कि ये लोग नूह के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि गुड़गांव से, सोहना से और अलग अलग इलाकों से आए हैं। फिर जब ये वापस गए तो वापस जाके भी इन्होंने वायलेंस किया। सोहना की मस्जिदों में पथराव हुआ, गुड़गांव की मस्जिद में आग लगाई गई, वहाँ गोली चला के मार दिया गया। तो चाहे वो मेवात की पुलिस हो, चाहे वो गुड़गांव की पुलिस हो, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो हरियाणा की पुलिस जिम्मेदार है। अच्छा, इसके साथ एक सवाल जो है, एक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, ये दो नाम जो है बहुत ज़्यादा पूरे चर्चा में रहे इस पूरे मामले में। उनके विजुअल्स, उनके वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और वो किस तरह से उकसा रहे थे। तो इस पूरे मामले में कहाँ तक सच्चाई है कि आखिर ये दोनों लोग या फिर इनसे जुड़े जो और भी लोग हैं वो इस पूरे मामले के जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं मेवात को तकरीबन 2016 से देख रहा हूँ, कई सारे केसेस में इन्वॉल्व रहा। काम तो मैं उससे पहले से कर रहा हूँ, जब वो मेवात में ईदगाह का मामला हुआ था। लेकिन पहलू खान के बाद जुनैद हुआ, जुनैद के पहलू खान के बीच में डिंगर हेड़ी का मामला हुआ, डिंगर हेड़ी के बाद जो है उमर मोहम्मद का मामला हुआ, सालिक का हुआ, फिर अभी अब जो है वो रकबर का हुआ, और फिर ये नासिर जुनैद के केसेस भी हम ही देख रहे हैं राजस्थान में। हमने बहुत चीज़ें देखी, लेकिन हमने ये देखा है कभी इस तरह के केसेस के बाद में लोगों में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा रहा और उन्होंने इंस्टीट्यूशनल लड़ाई लड़ी। सड़क पर कभी उस चीज़ का रेजिस्टेंस नहीं किया। और कल भी मेरी जब बात हुई, या उसके 2 दिन पहले जब मैं नूह में था तब मेरी बात हुई, तो लोगों ने कहा कि अगर ये यात्रा कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, धार्मिक यात्रा 84 कोसी परिक्रमा की यात्रा मेवात से निकलती है। वो कई सैकड़ों 100 साल से ये यात्रा निकल रही है। मेवात वाले अपना घर खोलते हैं, दूध, शरबत, पानी जो उनको देना होता है यात्रियों को देते हैं, वो अभी भी चल रही है और कोई भी जाके देख सकता है। लेकिन ये यात्रा जो थी, ये एक पॉलिटिकल यात्रा थी। ये सिर्फ प्रोवोकेशन के इतिहास से 2021 में शुरू करी गई थी। 2021 में यही सारे लोग गाली बकते हुए निकले, प्रोवोकेट करते हुए निकले। यही सारे लोग 2022 में हिंसा करते हुए, प्रोवोकेट करते हुए निकले, लेकिन मेवात के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन नासिर जुनैद की हत्या के बाद जिस तरह से मोनू मानेसर के वीडियो आए, बिट्टू बजरंगी के वीडियो आए, उसने उस इलाके के कुछ नौजवानों को उद्वेलित किया। और उसके बाद जब इन लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ करी, शोर शराबा किया, गाड़ियाँ तोड़ी, तो फिर उन लोगों ने उस पर कुछ जवाब दिया। लेकिन आप ये देखें कि आप कोई भी वीडियो में, जो इतने वीडियोज़ आपने देखे होंगे, या जो लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने जो वीडियो देखे होंगे, उन्होंने हर वीडियो या बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि जो यात्रा करने आए हैं वो तलवार लिए हुए हैं, वो डंडे लिए हुए हैं, वो चाकू लिए हुए हैं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए हैं, ऑटोमेटिक वीपन्स जो कि आम आदमी नहीं रख सकता, वो वीपन्स लिए हुए हैं। लेकिन मेवात के लड़कों के पास में पत्थर और डंडे के अलावा कुछ भी नहीं नजर आया। तो वायलेंस किसने किया, किसने इस सिस्टमेटिक वायलेंस को शुरू किया, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये खुद आदमी दोनों वीडियो में जिसके पास जो वीपन्स हैं उसको देख के अंदाजा लगा दे कि वो स्पॉन्टेनियस उधर की तरफ से कैसे वेल ऑर्गेनाइज था और इधर की तरफ से कैसे स्पॉन्टेनियस था। स्पॉन्टेनियस था इसलिए डंडे और पत्थर थे, उधर से ऑर्गेनाइज था इसलिए असॉल्ट राइफल्स थी। अच्छा, इसी के साथ जो है एक और सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आपने बताया कि स्पॉन्टेनियस और एक तरफ से जो है पूरी साजिश जो है रची गई थी। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के जो दंगे और इस तरह के सांप्रदायिक जो माहौल हमारे सामने आ रहे हैं देश भर के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो मणिपुर का भी जो मामला हो या फिर हम अब हरियाणा देख रहे हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे मामला दिखे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस तरह की तैयारी है या फिर इसके पीछे क्या सरकार की जो है मंशा हो सकती है? क्या 2024 का चुनाव है या फिर क्या? देखिए, असल मसला सबको मालूम है कि इस देश में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो बाकी जगह पे सबसे मोस्ट अनपॉपुलर सरकार हरियाणा की सरकार है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को 8-8 घंटे कमरे में बैठना पड़ता है, लोग उस कमरे का घेराव करते रहते हैं, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाता है, रैलियां उनकी रद्द करी जाती हैं। तो उस पॉपुलरिटी को मेवात में हिंसा करा के उस एंटी इनकम्बेंसी को डाइवर्ट करने की कोशिश है। ये सबको मालूम है कि जब यात्रा में कोई भी धार्मिक यात्रा में इतनी बंदूकें लेके कोई नहीं आता। सबको मालूम है कि जो आदमी फ्यूजिटिव है, जो आदमी पुलिस से भागा हुआ है, वो किस तरह के प्रोवोकेटिव वीडियोस दे रहा है। तो वायलेंस के लिए एक इन्वायरमेंट बिल्ड किया गया और पुलिस ने पूरी खुली छूट दी वायलेंस की, और उसके बाद
वो सीरीज ऑफ द वायलेंस में कन्वर्ट हुआ। वो गुड़गांव में हुआ, वो पलवल में हुआ, वो फरीदाबाद में हुआ, वो रोहतक में मस्जिद में पथराव हुए, ताकि एक पूरा इन्वायरमेंट सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से शिफ्ट करके उसको एंटी मुस्लिम पे फोकस किया जाए। ये सबको मालूम है कि मुसलमानों की तादाद केवल नूह के इलाके में है, 2 या 3 पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। लेकिन बाकी इलाकों को की एंटी इनकम्बेंसी को शिफ्ट करने के लिए इस तरह के एक सिस्टमेटिक वायलेंस का सहारा लिया गया, जिससे एंटी इनकम्बेंसी के रुख को डाइवर्ट किया जा सके। तभी ये बार बार हम कह रहे हैं ये जो कम्युनल वायलेंस है ये कॉन्स्पिरेसी है, और ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है गवर्नमेंट के दोबारा अपने आप को वापस लाने की और पॉलिटिकल जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर करने की। अच्छा, एक आखिरी सवाल नदीम भाई ये है कि अब जो है ये पूरा मामला चल रहा था जिस तरह से, तो अब फिलहाल इस मामले में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी क्या अपडेट है, फिलहाल क्या मामला है? देखिए, सैटरडे तक जो अरेस्ट हुई थी वो 114 फॉर्मल अरेस्ट थी। 114 फॉर्मल अरेस्ट में एक भी अरेस्ट नॉन मुस्लिम की नहीं थी। अच्छा। यानी कि जो राइफल चला रहे थे, जो गोलियां चला रहे थे, जो अपने बंदूक दिखा रहे थे। हालांकि हम सब देखते हैं कि कोई आदमी अगर चाकू भी दिखा देता है या कोई सोशल मीडिया में लिख भी देता है तो अगले दिन उसकी अरेस्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े हथियार दिखाने वालों को, जो हथियार प्रतिबंधित हैं, उनमें से किसी की कोई अरेस्ट नहीं हुई, सीधे वन साइडेड अरेस्ट हुई है। गुड़गांव में भी जो FIR हुई है उसमें किसी का नाम नहीं है, FIR हेवी है लेकिन अननोन FIR है। हालांकि उन्होंने हमको ये बताया था थर्सडे में गुड़गांव के कमिश्नर ने कि हमने 55 लोगों को पिक किया है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फॉर्मल अरेस्ट करेंगे। लेकिन नूह में पूरी एक तरफा कार्रवाई है और गुड़गांव में भी जो कार्रवाई है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और ये सब लोगों ने ये बात कही, बहुत शुक्रिया आपका, कि उन जो भी लोग पकड़े गए हैं 100 लोगों को दोबारा नूह से पकड़ने के बाद रिलीज किया गया, लेकिन ऑल ऑफ देम रिपोर्टेड कि उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, पुलिस ने उनके साथ टॉर्चर किया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। नदीम खान जो है वहाँ के नूह के, मेवात के और हरियाणा के हालात बता रहे थे कि किस तरह से जो है सरकार अब जो है एकतरफा कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है, और जो अरेस्टिंग्स हुई हैं उनमें भी जो है अधिकतर मुसलमानों की अरेस्टिंग्स हैं, और जो लोग वाकई में दंगा भड़का रहे थे उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इसी के साथ आप देख रहे थे छात्र विमर्श, मैं आपके साथ वो सिद्दीकी।